तो देखिए, बात ऐसी है कि 10th में लाइट के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं आप, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हैं तो। और अगर नहीं पढ़ते हैं तो 11th में भी आपने लाइट के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा ही होगा। तो तमाम सारी चीजें हैं जो 10th में भी पढ़ते हैं हम। रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, या स्नेल्स लॉ है, या बहुत सी चीजें हमने पढ़ी। स्फेरिकल लेंस के बारे में बहुत सारी बातें करी। स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ा है, प्लेन मिरर हमने पढ़ा है। तो अगर ऐसा कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है जो लाइट पे ही बेस है पूरा, तो उसे शुरुआत करने में मुझे नहीं लगता कोई हर्जा होगा, क्योंकि लाइट के बारे में बहुत सी चीजें एक आम आईक्यू रखने वाला इंसान जानता है पहले से ही। तो लाइट की स्टडी आपके 12th में भी है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ये एक पूरे खंड है आपके फिजिक्स का, रे ऑप्टिक्स का। तो यही सारी तमाम सारी बातें हम लाइट के बारे में करेंगे आज के इस वीडियो में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी हम पढ़ेंगे। और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में क्या है कि लाइट का रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन मानते हैं। अरे सड़, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन क्या होता है सड़? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन का मतलब है कि स्ट्रेट लाइन मोशन मानते हैं। रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में हमने पिछले साल 11th में भी पढ़ा था। काइनेमेटिक्स के अंदर हमने पढ़ा था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के बारे में हमने देखा था। उसमें से अधिकतर स्ट्रेट लाइन मोशन था, रेक्टिलिनियर मोशन था। तो रेक्टिलिनियर शब्द का मतलब ही यही है कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो, या फिर लाइट की अगर बात कर रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन हो। आई होप इतना समझ में आ रहा है। लाइट की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत 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 जरूरी, बहुत 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 जरूरी। लाइट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये सब 11th में पढ़ दिया होता है बच्चों ने, मेरे ख्याल से वेव्स में ही पढ़ लिया था शायद। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अपनी वेवलेंथ, अपना एम्पलीट्यूड, सब कुछ वेव्स में होता ही है। हम अधिकतर बात करें अगर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसे मीडियम की जरूरत नहीं है। ये सब मजाक मजाक चीजें 11th में पढ़ ली होती हैं। और अगर नहीं भी पढ़ी होती तो इतना तो पता होता है कि लाइट डज नॉट रिक्वायर द मीडियम। तो इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात होगी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का मतलब समझ में आ गया होगा, मतलब कि रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ लाइट। अब वो स्ट्रेट लाइन मोशन कैसे बोलेंगे, वो हमें समझ में आएगा लाइट रेस को जब हम समझेंगे। अब मान लो, लाइट रेस को समझने के लिए है बहुत सिंपल साधारण सा शब्द है, पर उसकी फिजिकल मीनिंग हम नहीं समझते हैं, है ना। तो जैसे कि कोई सोर्स है। अब सोर्स जरूरी नहीं लाइट की सोर्स ही हो। अब सोर्स बहुत सारी हो सकती है जहां से वेव पल्स इमर्ज हो, अलग अलग फेज एंगल की, या सेम फेज एंगल की, डजेंट मैटर। तो अगर कोई सोर्स है, जैसे कि मान लें कि कोई पत्थर आप डालते हो किसी पॉन्ड में, या फिर किसी भी जहां पे पानी रखा हुआ है उस पे आप पत्थर डालते हो, तो रिपल्स बनते हैं ना, ऐसे सर्कुलर, किसी एक रेडियस के ऐसे बढ़ते हुए एक रिपल्स बनते हैं ना। तो वो क्या है, जैसे यहाँ मैंने पत्थर मारा, ये पानी है मान लो, ये रिपल्स बनते हैं ना। ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं? ये वेव फ्रंट होते हैं।
वेव फ्रंट 11th में पढ़ लिया था, बहुत सारी चीजें 11th में पढ़ ली हैं यार। ऐसे भूलते जाओगे तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो साथ में 11th का भी रिवीजन करते रहिए। वेव फ्रंट हम 11th में पढ़ चुके हैं। वेव फ्रंट क्या होता है? एक ऐसा रीजन, जैसे कि मैंने पत्थर डाला पानी के ऊपर, तो एक ऐसा रीजन निर्मित होगा जहां पे वेव पल्स होंगी सेम फेज एंगल की। जैसे कि पानी में मैंने पत्थर डाला तो रिपल्स ऐसे जाते हैं, आउटवर्ड एक्सपेंड होते हैं ना, वही वेव फ्रंट है। भाई वेव कोई कैसे बनती है? डिस्टरबेंस क्रिएट तो करना पड़ेगा ना आपको मीडियम में। तो यहाँ आपने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, पानी में आपने पत्थर डाला, एकदम इक्विलिब्रियम पे था पानी, आपने उसको डिस्टर्ब किया ना, उसका इक्विलिब्रियम, आपने पत्थर डाल के उसका, उसके स्टेट को बदला थोड़ा सा, तो एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया आपने, तो वेव फ्रंट्स इमर्ज हुए, मतलब कि वेव्स प्रोपगेट होना शुरू हो गई। और एक ऐसा रीजन जिसमें सेम फेज एंगल की वेव हो, मतलब कि सीधी सीधी ये बात समझ लो कि जब डिस्टरबेंस क्रिएट होंगी तो जैसे जैसे वेव्स प्रोपगेट होंगी उस मीडियम में, उस रीजन को वेव फ्रंट बोलते हैं। और उस वेव फ्रंट के 90 डिग्री एंगल पे, उसके परपेंडिकुलर एंगल पे अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन या फिर वेक्टर ड्रॉ कर दूं, तो ये होती है लाइट रेस। समझ में आ रही है बात? ये वेव फ्रंट है, इसके 90 डिग्री एंगल पे अगर मैं कोई वेक्टर ड्रॉ कर दूं तो ये लाइट रेज होती है। लाइट रेज क्या बता रही हैं आपको? लाइट रेज आपको डायरेक्शन बता रही हैं लाइट वेव्स के प्रोपगेशन का। समझ रहे हो बात को? बहुत दफे मैं ये शब्द यूज करूंगा लाइट रेज, और आपको पता भी है इस शब्द का फिजिकल मीनिंग, लेकिन जो हकीकत में इससे हम समझते हैं फिजिक्स की भाषा में, जैसे हम समझते हैं वो यहां से समझते हैं। अब ये पानी का एग्जाम्पल मैंने लिया, पानी का एग्जाम्पल मैंने लिया, पत्थर उसमें आपने डाला पानी में, तो वेव फ्रंट्स इमर्ज हुए, रिपल्स इमर्ज हुए, प्रोपगेट हो रही हैं, वो आउटवर्ड एक्सपेंड हो रही हैं वेव्स। और उसके 90 डिग्री पे अगर मैं वेक्टर बना दूं तो वो रेज होंगी। पानी के केस में तो लाइट रेज नहीं बोल सकते, लेकिन कोई लाइट की सोर्स है, जैसे कोई बल्ब है, भाई ये भी तो एमिट कर रहा है लाइट वेव्स को, इसके भी तो वेव फ्रंट होंगे। तो इस पे भी तो 90 डिग्री का एंगल पे मैं वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूँ, तो ये ही तो लाइट रेज हैं जो आपको डायरेक्शन बता रही हैं कि वेव्स प्रोपगेट कहाँ हो रही हैं। समझ में आ रही बात? इतना अगर समझ में आ गया है तो एक बार उसको अपने जहन में उतारने की कोशिश करो। मैं तब तक चौक बदल लूं, यार ये चौक टूट गई है। ठीक है, समझ में आ गया लाइट रेज। तो सीधी सी बात है, कोई भी सोर्स होगी, उससे चारों दिशाओं में, हर चार भी नहीं और भी दिशाओं में लाइट रेज इमर्ज होंगी। लाइट रेज इमर्ज कैसे होंगी वो हमने आपको बता दिया है, उसे समझ लो तो अच्छी बात है, नहीं तो आईआईटी पूछता नहीं है कि वेव फ्रंट क्या होता है, या फिर लाइट रेज को परिभाषित कैसे करते हैं, ये सब आईआईटी में आता नहीं है। अगर याद रख लो अच्छी बात है, लेकिन ये हमें समझ में आ गया कि कोई भी सोर्स अगर हो, वहां से लाइट रेज चारों दिशाओं में प्रोपगेट होंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं कि शैडो फॉर्मेशन, द फिनोमिना ऑफ शैडो फॉर्मेशन, हाउ डज इट टेक प्लेस एंड व्हाट इज इट्स फिजिकल मीनिंग।
फिनोमेना ऑफ शेडो फॉर्मेशन। देखो शेडो कब बनती है, बनती कब है, ये समझने के लिए ये समझो कि जब लाइट सोर्स से रेज प्रोपागेट हो रही हैं, हर दिशा में प्रोपागेट हो रही हैं। चार दिशाओं तो मैं ही बोल रहा हूँ, पर चार दिशा होती नहीं है। इनफाइनाइट जितने भी आप वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं, हर जगह लाइट रेज ड्रॉ हो रही है। ये जैसे ऊपर आपको शायद फ्रेम में ना दिख रहा हो, यहाँ बल्ब है, तो ये पूरे रूम में हर दिशा में लाइट रेज प्रोपागेट हो रही हैं उससे। शैडो फॉर्मेशन क्या है? शैडो तब फॉर्म होती है जबकि किसी रीजन पे लाइट रेज पड़ने वाली थी, लेकिन आपने उसे ब्लॉक कर दिया किसी कारणवश, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया बीच में जिससे वो रिफ्लेक्ट पहले ही हो गई, या उनका डायरेक्शन बदल गया, जो उनका निर्धारित डायरेक्शन था उससे बदल गया, और उस रीजन में लाइट नहीं पहुंच पाई और शेडो बन गई। कुछ समझ में नहीं आया? मैंने बोला मुझे भी समझ में नहीं आया, तो मैं बोर्ड पे इसे समझाऊंगा, इसको समझना। बात कर रहे हैं शेडो फॉर्मेशन। मान लेते हैं कि कोई पोल है, उसके ऊपर बल्ब है कोई, यहाँ आप खड़े हो एच हाइट पे, ठीक है। अब लाइट सोर्स है, यहाँ बल्ब है, चारों दिशाओं में, चार नहीं यार, बहुत सारी दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं में हर जगह लाइट रेज प्रोपगेट होंगी, लाइट रेज एमिट करेगा ये बल्ब। यकीनन आपके बॉडी पे भी ये लाइट रेज पहुंचेंगी, है ना। यहाँ आपकी लाइट रेज पहुंची आगे, लेकिन ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई। रिफ्लेक्ट बोलना ज्यादा सही नहीं है, या फिर बोल सकते हैं कि डायरेक्शन उनका बदल गया, जो निर्धारित उनका डायरेक्शन था। क्यों? क्योंकि आप यहाँ खड़े हुए थे और यहाँ लाइट रेस पहुंचनी थी आपके पीछे तक, नहीं पहुंच पाई। अब नहीं पहुंच पाई तो वहां शेडो बन जाएगी। इसके यहाँ तक भी लाइट रेस जाएंगी, लेकिन यहाँ पे शेडो बनेगी। दिस इज योर शेडो रीजन माय फ्रेंड। ये है शेडो रीजन माय फ्रेंड। तो ये समझने वाली बात है कि जहां लाइट रेस को पहुंचना था, पहुंच नहीं पाई किसी कारणवश, तो उस रीजन में शेडो फॉर्म होती है, और उसी रीजन में शेडो फॉर्म होती है। यहाँ देखोगे इतना सा रीजन ही है शेडो फॉर्मेशन का, लेकिन यहाँ पे लाइट रेस पहुंच रही है तो यहाँ शेडो नहीं बनेगी। समझ रहे हो? तो शेडो तब बनेगी जब लाइट रेस को रोका जा रहा है, उन्हें ब्लॉक किया जा रहा है किसी भी कारणवश। समझ में आ गई होगी इतनी बार। तो एक न्यूमेरिकल अगर मैं दूं कि एक पोल है अगर 3h हाइट का, आपकी हाइट कितनी है h, ये आप खड़े हो यहाँ, मैं खड़ा हूँ, ये h हाइट के आप खड़े हो, है ना। इसके ऊपर ये लाइट बल्ब है, लाइट सोर्स है, वही लाइट सोर्स जो हर जगह रेज प्रोपोगेट करेंगे। अरे हाँ, समझ में आ गया ना। पोल से आपकी दूरी 10h हाइट है, ठीक है। लाइट रेज पड़ रही हैं, हर जगह पड़ रही हैं, आपके ऊपर भी आने वाली थी पर आपने ब्लॉक कर दिया, आपने लाइट रेज को जाने नहीं दिया आगे, तो यहाँ पे ये शेडो फॉर्मेशन हो गई, इस रीजन में शेडो बन गई आपकी। ये शेडो है, शेडो
ये शेडो है ना। और आपके यहाँ तक तो जा रही है, चलो लाइट रेज यहाँ पे कुछ ब्लॉक नहीं कर रहा आपको, है ना। समझ में आ रहा। ये हो आप, ठीक है, एच हाइट के। ये आपकी शेडो रीजन हो गया। अब स्टेशनरी नहीं खड़े हो तुम वी स्पीड से आगे भी बढ़ रहे हो, कांस्टेंट स्पीड है, अनएक्सेलरेटेड मोशन, याद करो 11th फिजिक्स। वी स्पीड से तुम आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब इसमें बताना ये है कि, लिख देता हूं मैं क्वेश्चन, फाइंड द रेट एट विच शैडो moves away from the pole in the British Canadian Empire. Find the rate at which the shadow is moving away from the pole, the light pole, as suggested. तो किस स्पीड से, किस रेट से शेडो आपकी मूव करती जा रही है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, इस पोल से दूर जा रहे हो। अभी किसी इंस्टेंट पे पिक्चर खींची तो 10h लेंथ दूर थे आप इस पोल से, तो और आप बढ़ भी रहे हो वी कांस्टेंट से, तो आपकी शेडो किस रेट से आगे बढ़ेगी, ये हमें इसमें बताना है। इसमें एक बार यार ट्राई कर लो, उसके बाद में मैं तो कर ही दूंगा सॉल्व। ट्राई करिए, पॉज करके ट्राई करिए। ठीक है, ठीक है, ठीक। कोशिश की थी, नहीं हो पाया, चलो बता दे रहा हूँ। अ, ये समझ में आ गया, शेडो रीजन है यहाँ, तो इसको मैं थोड़ा सही बना लूँ। इसको मान लेते हैं एक्स, तुम्हारी शेडो की हाइट है एक्स, है ना। अब इसको सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैथ्स से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ट्राइंगल मान लो, ए बी सी और डी ई, दो ट्राइंगल नजर आ रहे होंगे, ये छोटा, ये पूरा बड़ा, ठीक है। अब ये सिमिलर ट्राइंगल भी है, क्योंकि ये एंगल बराबर है दोनों का ही, मतलब सेम ही एंगल है दोनों का। और यहाँ 90 है, यहाँ भी 90 है। ये टेंस में पढ़ा था सिमिलर ट्राइंगल्स, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स अगर हैं, तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस और इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बराबर होना चाहिए, इनके रेशियो बराबर होते हैं, ठीक है। तो 3h अपॉन में, मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ए बी सी की, तो 3h अपॉन में 10h प्लस एक्स, है ना। और इस छोटे वाले ट्राइंगल में h अपॉन में x, ये समझ में आ गया। अब यहां से x निकाल सकते हैं, है ना, यहां से x निकाल सकते हैं, यहां से x निकाल सकते हैं 1 से, है ना। फ्रॉम 1 x निकाल सकते हैं, तो 3hx बराबर 10h² प्लस hx, है ना। इसको यहाँ ले आओ, तो 2hx बराबर 10h², एक h गया, तो x बराबर 10h/2,
ठीक है। x बराबर 10h/2, या फिर इसको बोल दो 5h, है ना। तो शेडो की लेंथ आपको समझ में आ गई। क्या है भाई शेडो की लेंथ? 10h/2, है ना। अब ये बताओ कि 10h दूर थे तुम पोल से, है ना। तो और आगे बढ़ भी रहे हो v कांस्टेंट से, ये कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेटेड मोशन, एंड रेक्टिलिनियर ऑफ कोर्स, क्योंकि सीधे जा रहा है। तो 10h दूरी थी, और ये दूरी बढ़ती जा रही है किस रेट से? v रेट से। तो मैं ये बोल सकता हूं कि 10h जो है उसको अगर मैं y बोल रहा हूं, तो dy/dt ही v है। dy/dt ही v है। 10h को अगर मैं y बोल रहा हूं, तो rate at which the distance from the pole and your feet is increasing with the respect of time. As time moves forward in its space, the distance from your feet to the pole is increasing rectilinearly. ठीक है। तो dy/dt अगर मैं बोलूं तो वही v है, क्योंकि v इससे कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ रहा है वो आगे। अब x हम निकाल चुके हैं 10h/2। 10h का डिफरेंशिएशन अगर मैं बोलूं रेट ऑफ चेंज तो v है, तो 10h/2 का क्या होगा? v/2, यानी dx/dt क्या होगा? dx/dt क्या होगा? v/2। भाई 10h का डिफरेंशिएशन, 10h का रेट ऑफ चेंज v है, तो 10h/2 का रेट ऑफ चेंज क्या होगा या स्पीड क्या होगी? v/2। मतलब v/2 स्पीड से शेडो आगे बढ़ रही है। समझ में आ गया? या ये बोलना ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि शेडो आगे बढ़ रही है, ये बोल सकते हैं कि शेडो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा न्यूमेरिकल था यार। चलो, अब मैं समझता हूं कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर प्लेन मिरर एज वी से, उसके बारे में डिस्कस हम कर सकते हैं अब। तो प्लेन मिरर, हम्म, अब कोई प्लेन मिरर है। बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं यार, मैं स्टेटमेंट भी नहीं लिखूंगा, समझ जाओगे ऐसे ही। इसमें कोई लाइट रे आई, इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है। जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस से ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है प्लेन मिरर पे, उसी विद द लाइन इमेजिन विद द नॉर्मल एक्सिस, तो उसी एंगल से आपकी रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट होगी, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होगा। ये है पहली लॉ, ये है पहली लॉ। और दूसरी लॉ क्या है? लो यही बता दी दोनों। दूसरी लॉ क्या है कि आ, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख दे इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर
कोप्लानर। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर क्लोप्लानर। कोप्लानर, कोप्लानर का मतलब कि एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये दो लॉ हैं फॉर प्लेन मिरर आपके रिफ्लेक्शन के लिए, है ना। बहुत आसान आसान सी थी। इसमें एक न्यूमेरिकल बना सकते हैं हम। अच्छा, कि अगर एक मिरर है और ये एक और मिरर है, दोनों इंक्लाइंड हैं एट एन एंगल थीटा, at an angle theta they are inclined, m1 and m2। और अगर एक लाइट रे, एक ही अगर हम कंसिडर करें फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी, तो इस m1 पे इंसिडेंट होगी और फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पे इंसिडेंट होके फिर यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो लाइट रे होगी फाइनली वो इस मिरर के प्लेन के पैरेलल होगी, है ना। अरे जैसे कि अगर ये लाइट रे आई है, ये नॉर्मल है, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, M2 पे पड़ी, M2 से फिर रिफ्लेक्ट होगी, तो फिर जो M1 का प्लेन है उसके पैरेलल होगी ना ये रिफ्लेक्टेड रे। तो यही बात मैं समझा रहा था। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? इसमें क्वेश्चन ये है कि फाइंड थीटा। फाइंड थीटा ट्राई करेंगे इसको पॉज करके। मतलब मैं तो बता ही दूंगा पर तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। ठीक है, कर दिया ट्राई। तो फिगर फिर से बना लें छोटी। ये लाइट रे आई थी and these two mirror M1 and M2, as we name them such, they are inclined at an angle theta. Uh, we know the phenomena of reflection, and thus we can pre-assume the final path of the reflected ray to be parallel of the plane of M1. Then what should be the eloquent value of theta? तो थीटा की वैल्यू हम निकालेंगे यहां से। अब जैसे ये लाइट रे है आई, है ना, या इसको और बड़ा बना लूं अगर, छोटे में समझ में नहीं आएगा। ये बड़ा बना लिया भाई मैंने। तो ये नॉर्मल होगा इसके परपेंडिकुलर। ये रिफ्लेक्टेड रे आ जाएगी। अब एक बात मुझे बताओ कि ये दो पैरेलल लग रहे हैं तुम्हें, प्लेन्स या ये दो लाइन तुम्हें पैरेलल लग रही हैं, तो और ये बीच में ट्रांसवर्स का काम कर रहा है M1, तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये नॉर्मल है। अच्छा, this angle of incidence could be found out with the very fundamental and basic entity which we have studied back in ninth standard, that is angle sum property.
फॉर वेरियस शेप्स एंड फिगर्स। अब जैसे ये नॉर्मल 90 डिग्री पे है उसके मिरर के साथ, तो आई और एन के बीच का एंगल मैं बोल सकता हूँ 90 - थीटा या π/2 - थीटा, अगर रेडियंस में बोलना चाहो तो। और वही एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 90 - थीटा। क्यों? क्योंकि आई और आर एंगल इक्वल होते हैं। समझ में आ रही? बहुत खूब। अब ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट होगी M2 पे, इसके लिए इंसिडेंट रे है, इसका भी नॉर्मल बना लें। और फिर फाइनली यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, R1 इसको बोल दें। तो ये 90 - थीटा से यहाँ पे आ रही थी ये वाली रिफ्लेक्टेड रे, इस पे इंसिडेंट करी, फिर रिफ्लेक्ट होके इसके पैरेलल हो गई, इसके M1 के प्लेन के। ठीक है, तो यहां से क्या करें? दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ भाई। लगाया? अब देखो, इस नॉर्मल का इसके साथ एंगल 90 है, ये एंगल 90 - थीटा है, तो ये एंगल हो जाना चाहिए थीटा। अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये वाला जो ट्रायंगल बन रहा है, ये जो एबीसी ट्रायंगल बन रहा है, एंगल सम प्रॉपर्टी कुड बी यूज फॉर दिस ट्रायंगल एज वेल। तो इन ट्रायंगल एबीसी मैं बोल दूं थीटा प्लस थीटा यानी कि 2 थीटा प्लस ये जो एंगल एक्स है, ये 180 डिग्री होगा। होगा, तो ये एक्स क्या हो गया? 180 -2 थीटा। ये एक्स क्या होगा? ये एक्स होगा 180 -2 थीटा, है ना? अब ये एंगल आ गया, तो अब ये भी 90 डिग्री है। तो अब इसमें से ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इसके लिए निकाल सकते हैं, M2 के लिए। ये है M2, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल सकते हैं 90 -180 -2 थीटा। ये है इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस एंगल की बात कर रहा हूँ। तो ये हो जाना चाहिए, इसको कुछ नाम दे दें क्या? ए एंगल अगर मैं इसको बोल दूं तो ए है, ए यहाँ से मिल रहा है 2 थीटा -90, है ना? 2 थीटा -90, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस M2 के नॉर्मल पे, है ना? अच्छा, अब 2 थीटा -90 निकाल लिया। अब और आगे क्या कर सकते हो? इसके प्लेन को अगर मैं बढ़ा दूं, हम्म, इसके प्लेन को अगर थोड़ा सा बढ़ा दें, इनको और एक्सटेंड कर दें अगर, तो आगे कहीं जाके मिलेंगे। हाँ भाई, ये भी 2 थीटा -90 हो गया, ये भी 2 थीटा -90 हो गया। और 2 थीटा -90 एंड 90, ये पूरा एंगल 2 थीटा है, तो ये भी थीटा हो गया, है ना? और ये परपेंडिकुलर होगा इस जो
आई आपका एंगल ऑफ ये इंसिडेंट रे थी सबसे शुरू वाली, उस पे इस M2 के नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करेगा। ठीक है, तो यहाँ एंगल से हम प्रॉपर्टी अगर लगा दें तो 90 प्लस थीटा प्लस 2 थीटा माइनस 90 इज एसेंशियली पाई और 180। 3 थीटा बराबर 180 आ गया। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, है ना भाई। ये अगर सीधी लाइन है, अगर 180 डिग्री है ये एंगल, और ये 90 डिग्री है यहाँ पे, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों का, ये जो लाइन है, ये इस पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड ही तो करेगी। तो यहाँ एंगल सब प्रॉपर्टी लगा दी, यहाँ ये 90 डिग्री है, ये थीटा होगा। थीटा क्यों होगा? क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये थीटा एंगल बना रही है इस M2 मिरर के साथ, और ये ट्रांसवर्स हो गया तो ये थीटा, और ये एंगल तो हमने निकाल लिया था 2 थीटा-90। तो यहाँ एंगल सब प्रॉपर्टी लगा के हमें समझ में आ रहा है कि 3 थीटा बराबर पाई या 180, तो थीटा क्या होगा? 60 डिग्री। दैट्स योर आंसर। ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे, ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे। 30 सेकंड से भी कम के समय में करने पड़ते हैं जेई मेन की, अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और मैं बोलूंगा PYQ अधिक से अधिक करिए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इतने आ चुके हैं, इतने 40-50 साल में, कि रिपीट होने का चांस है अब, और नए क्वेश्चन वो उतने फोकट थोड़ी है कि नए क्वेश्चन भी और बनाएंगे। तो कई सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए PYQ करिए, PYQ करिए, PYQ करिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ ली। आए रुक जाओ, अभी और भी है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बात करते हैं ऑब्जेक्ट एंड इमेज की। पूरी चौक आ गई यार शर्ट पे। ऑब्जेक्ट एंड इमेज की बात करेंगे अगर, है ना। मान लो कोई प्लेन मिरर है, अ, और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, कोई सोर्स है, ये लाइट एमिट कर रहा है। हर जगह लाइट एमिट करेगा, तो इस मिरर के प्लेन पे ये इंसिडेंट होंगी और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, सब रिफ्लेक्ट होंगी, है ना। और क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट होंगी, है ना। ये इसको और पॉलिश्ड अगर मैं बनाऊं, तो ये मिरर है, ये लाइट सोर्स है, इस पे इंसिडेंट होंगी सब लाइट रेज। नहीं नहीं, यहाँ कैसे जाएगी? यही, है ना, इंसिडेंट होके सब रिफ्लेक्ट हो रही लाइट रेज। एंड दे अपीयर टू मीट, they appear to meet behind the plane of mirror, and that intersection point is essentially called the image formed of the particular object kept in front of the plane of mirror. सीधी सी डेफिनेशन है, कोई ऑब्जेक्ट है, एक इमेज है, हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट इमेज, सबको पता है। प्लेन आपके मिरर के सामने खड़े हो जाओगे तो आप ऑब्जेक्ट हो, आपकी इमेज बन रही है मिरर के पीछे। लेकिन इसे डिफाइन ऐसा करते हैं कि जहां रिफ्लेक्टेड रेस का इंटरसेक्शन होगा, वो पॉइंट
आपका एसेंशली ऑब्जेक्ट होगा, और जहां रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन हो रहा है जिस पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज एसेंशली नोन एज इमेज फॉर्म्ड, एंड in most of the cases it is behind the plane of mirror or lens, right? तो अगर डेफिनेशन लिखनी है तो लिख लो, ऑब्जेक्ट intersection point of the incident rays or image intersection point of reflected rays. ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट रेज, और इमेज क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द reflected rays essentially, and these are often in most of the cases is behind the mirror. What? The image formed, the intersection point of the reflected rays made by the incidence of a light source. बात करते हैं कि ये वर्चुअल और रियल कब होंगे? When are these virtual and real? Virtual or real? When are the object and image, as we call them, essentially the point of intersection of light rays, essentially, be it incidence or reflected in the case of image. When are these virtual or real? Virtual as in they appear to meet who? The light rays. They appear to meet, yet they do not. Real, the light rays are actually coinciding at a particular point. सीधी बात बोल रहा हूं कि वर्चुअल और रियल कब तय करेंगे कि वर्चुअल इमेज या ऑब्जेक्ट तब बताएंगे कि जो लाइट रिफ्लेक्टेड हैं या लाइट इंसिडेंट रेज हैं, वो अगर हकीकत में किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो रियल है इमेज, और अगर रिफ्लेक्टेड रेज हकीकत में इंटरसेक्ट नहीं करती बट दे अपीयर टू इंटरसेक्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, often behind the plane of mirror, then it is simply termed as virtual image, imaginary image. सीधी सी बात अगर लें फिर से, प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट है, लाइट इंसिडेंट हो रही होगी, रिफ्लेक्ट भी हो रही होगी, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई, लाइट रिफ्लेक्ट तो हो गई, yet they appear to meet behind the plane of mirror. यहाँ हकीकत में कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, यहाँ कहीं हो रहा है क्या? यहाँ कभी नहीं होगा। ये प्लेन के जो मिरर का प्लेन है उसके पीछे हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ इंटरसेक्शन होगा और यहाँ कहीं इसकी इमेज बनेगी, यहाँ कहीं इसकी इमेज बनेगी आई, है ना? तो ये क्या है? ये वर्चुअल इमेज है। वैसे ही अगर कोई स्फेरिकल लेंस है, जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है, अगर इसके सामने अगर ऑब्जेक्ट रख दोगे और यहाँ से लाइट रेज अगर इंसिडेंट इस पे करवाओगे,
एक कन्वर्ज होके एक पॉइंट पे आगे जाके मीट हो जाएंगी, और ये हकीकत में मीट हो रही है, ऐसा नहीं कि दे अपीयर टू मीट, ये हकीकत में मीट हो रही है, तो इसलिए ये है रियल इमेज। और ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल हो ही नहीं सकता, ऑब्जेक्ट तो हमेशा रियल ही होगा। कि हो सकता है ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल, ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है क्या? इसका बहुत ही, मैं समझता हूँ, इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, मैं उसको बताता हूँ कि ऑब्जेक्ट कैन बी वर्चुअल और नो। क्वेश्चन है मेरा, इज ऑब्जेक्ट एवर वर्चुअल? इज ऑब्जेक्ट एवर वर्चुअल? देखते हैं। तो देखो क्या है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है मेरे पास, उसके पीछे एक प्लेन मिरर है, और यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। लाइट रेस चारों दिशा में प्रोपगेट होंगी, चारों दिशाओं में प्रोपगेट होंगी, करीब 10 बार बता चुका हूँ, है ना। अब ये लेंस से जो गुजरेंगी वो कन्वर्ज हो जाएंगी, कन्वर्ज हो जाएंगी वो सारी लाइट रेस, कन्वर्ज होके प्लेन मिरर पे पड़ेंगी, प्लेन मिरर पे पड़ के ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ये रिफ्लेक्टेड रेज है। ये रिफ्लेक्टेड रेज यहाँ मीट हो रही हैं, आई अपीयर टू मीट नहीं हो रही हैं, हकीकत में मीट हो रही हैं, तो मतलब कि रियल इमेज है ना। और ये जो इंसिडेंट रेज है भाई प्लेन मिरर के लिए, तो ये इंसिडेंट रेज ही होंगी जो लेंस से कन्वर्ज होके आ रही हैं। दे दीज इंसिडेंट रेज दे एसेंशियली अपीयर टू मीट बिहाइंड द प्लेन ऑफ मिरर, दे नेवर एक्चुअली डू मीट। क्योंकि जब वो मीट करने वाली थी, अगर प्लेन मिरर ना भी होता, बस कॉन्वेक्स लेंस ही आपका होता और ये ऑब्जेक्ट है आपका, तो देयर मस्ट बी a certain point where they actually meet the इंसिडेंट रेज और रिफ्लेक्टेड रेज, है ना। लेकिन यहाँ मीट होने से पहले ही कौन आ गया? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से रिफ्लेक्ट होके आ, जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो एक पॉइंट पे मीट हो गई, इस पॉइंट पे, और अपीयर टू मीट नहीं हो रही है, हकीकत में मीट हो रही है, तो मतलब कि रियल इमेज है भाई। लेकिन प्लेन मिरर के लिए ये जो लाइट रेज हैं जो कि इंसिडेंट हो रही हैं, समझ में आ रही बात? ये जो, ये इसके लिए तो इंसिडेंट रेज होंगी, प्लेन मिरर के लिए दे नेवर एक्चुअली मीट, दे नेवर एक्चुअली इंटरसेक्ट इन टाइम और स्पेस, दे अपीयर टू डू सो। ये प्लेन जो मिरर है प्लेन का, उसके पीछे अपीयर होंगी कि ये मीट हो रही है, हमेशा कोइंसाइड नहीं करेंगे, कभी कोइंसाइड नहीं करेंगे भाई, ये अपीयर होंगी। तो इसलिए ये जो पॉइंट होगा, ये इंसिडेंट रेज अपीयर टू मीट एंड कोइंसाइड, ये है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। यहाँ कोई ऑब्जेक्ट रखा नहीं है, लेकिन यहाँ से प्रतीत हो रहा है कि यहाँ से इंसिडेंट रेज मीट हो रही है, इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट है किसके लिए? फॉर प्लेन मिरर। समझ आ रही है बात? प्लेन मिरर, ठीक है। तो ये चीजें हम समझ पाया। बच्चा, इससे इन्फ्रेंस कैन बी मेड और नो? व्हाट इन्फ्रेंस कैन बी मेड फ्रॉम दीज सच केसेस? इन्फ्रेंस ये हो सकता है कि इंसिडेंट रेज जो है, इंसिडेंट रेज जो है, ये अगर डाइवर्ज होंगी, ये अगर डाइवर्ज होंगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो रियल होगा,
और ये अगर कन्वर्ज होंगी तो ऑब्जेक्ट वर्चुअल होगा। हम्म। अब देखो, प्लेन मिरर अगर अकेला है और आगे इसके ऑब्जेक्ट है, तो यहां से जो इंसिडेंट रेज जा रही हैं ऑब्जेक्ट से और ये फिर रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो यहाँ तो रियल ऑब्जेक्ट ही है भाई। अपीयर टू मीट नहीं हो रही इंसिडेंट रेज, दे एक्चुअली कोइंसाइड, दे एक्चुअली इंटरसेक्ट एट ए सर्टेन पॉइंट इन टाइम एंड स्पेस। तो यहाँ तो ऑब्जेक्ट रियल है, और ये हम देख रहे हैं कि लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, दूर दूर जा रही हैं। मैं लाइट सोर्स हूं अगर, उससे दूर 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 जा रही हैं, किसी मिरर पे पड़ेंगी आगे जाके, वो रिफ्लेक्ट होंगी, तो डाइवर्ज हो रही हैं। तो हम इससे समझ में आ रहा है कि रियल ऑब्जेक्ट है। ये याद रखने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑब्जेक्ट रियल है कि नहीं वो तो तुम केस स्टडी जब उसके करोगे तभी समझ में आएगा। लेकिन अगर एमसीक्यू वगैरह के लिए ध्यान रखना है तो सीधी सी ट्रिक ये है कि डाइवर्ज अगर हो रही हैं इंसिडेंट रेज किसी ऑब्जेक्ट से, तो वो रियल ऑब्जेक्ट होगा। और अगर कन्वर्ज हो रही हैं, मतलब कि पास पास आ रही हैं, समझ में आ रही है बात? पास पास आ रही है, किस में पास पास आ रही थी बताना जरा। इस डबल केस सिनेरियो में जहां पे अपना कॉन्वेक्स लेंस भी था और प्लेन मिरर भी था। यहाँ पे देखो ना, ये जो इंसिडेंट रे है प्लेन मिरर के लिए, ये ऐसा लग रहा था ना पीछे कि ये कन्वर्ज हो रही है। दे अपियर टू मीट अच एंड दे अपियर टू कन्वर्ज बिहाइंड द प्लेन ऑफ मिरर। तो इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि याद रखने की ट्रिक है। वैसे ये बहुत ही बेकार बकवास बात है कि डाइवर्ज होंगी इंसिडेंट रेज तो रियल ऑब्जेक्ट होगा, कन्वर्ज होंगी तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। ये ऐसे याद रखना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसे केस एनालिसिस करना चाहिए कोई भी इंफरेंस बनाने के लिए, लेकिन याद रखने के लिए अच्छा है। तो ये हम याद रख सकते हैं कि डाइवर्ज होंगी अगर इंसिडेंट रेज तो ऑब्जेक्ट रियल होगा, कन्वर्ज होंगी तो वर्चुअल होगा। और जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जब ये डाइवर्ज होंगी, इसके लिए थोड़ी उल्टी बात है। डाइवर्ज जब ये होंगी रिफ्लेक्टेड रेज, then we shall draw out an inference that the image thus formed is essentially virtual। हम्म, वर्चुअल। और जब ये कन्वर्ज होंगी, when they actually intersect each other, तो इमेज रियल होगी। हम्म, फिर इमेज रियल होगी। उन्हीं दो केसों से आप समझ सकते हो। बस अगर प्लेन मिरर है, ऑब्जेक्ट है सामने, और यहाँ इंसिडेंट हो रही है लाइट, और ये हम देख सकते हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये, दीज आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, दे आर सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। तो बिहाइंड द मिरर बनेगी आपकी इमेज और वो वर्चुअल होगी। और वहीं इमेज रियल भी हमने देखा जब दो केस सिनेरियो था कि एक प्लेन मिरर है, सामने कॉन्वेक्स लेंस है ना, और एक ऑब्जेक्ट है सामने। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे हैं प्लेन मिरर के लिए, ये कन्वर्ज हो रही हैं।
मतलब कि इमेज रियल यहाँ बन रही है, यहाँ हकीकत में कन्वर्ज हो रही है ना, अपीयर टू नहीं है, यहाँ रियल में कन्वर्ज हो रही है। इससे हम ये भी याद रख सकते हैं कि जब रिफ्लेक्टेड रे डाइवर्ज होंगी तो इमेज वर्चुअल, कन्वर्ज होंगी तो पास पास आएंगी तो रियल इमेज। ये था अपना आज का और अपने इमेज